नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है सितंबर 2025 में जो एग्जाम हुए थे आपके सेकंड ग्रेड के, उनके पीवाईक्यू देख रहे थे। और ये पीवाईक्यू देखने का वैसे कोई फायदा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके, लेकिन इनके मिलते जुलते जो दूसरे क्वेश्चन मैं साथ में करवा रहा हूं ना, वो आपके जरूर फायदा करेंगे। तो आप इन सीरीज को जो है हल्के में ना लें और अच्छे से आप इनको देखें, क्योंकि जो है इन क्वेश्चन के बेस पर जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूं। दूसरी बात कि अपन ने जो है कलाम का फाइनल टेस्ट बीच में छोड़ा था, 40 क्वेश्चन कर लिए। वो कारण ये है कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक मैंने जो है चेक किए। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे को करवाने चाहिए आपको। इससे अच्छा है कि ये जो सीरीज है वो ज्यादा बेस्ट रहेगी। जीवा स्टडी पर जो कंटेंट मिलेगा आपको वो दमदार ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये आप जो है मान के चले, आप विश्वास कर सकते हो इतना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है पार्ट 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है एपिनिन पर्वतमाला अवस्थित है। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है वापस आए या नहीं आए, लेकिन इससे जो है जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एपेनिन जो पर्वतमाला आपकी ये इटली में है। कहां पर है? इटली में। अब अपन देखो ऑप्शंस की बात करें तो जर्मनी में देखो एक ब्लैक फॉरेस्ट, सबसे मेन ब्लैक फॉरेस्ट, ये जो है पर्वत श्रृंखला का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरी एक पर्वत जो श्रृंखला है वो है अर्ज गे बिंगे। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है। तो ये दोनों कहां पर है? जर्मनी में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहां पर है, तो आप बता सकते हो कि जर्मनी में कौन कौन सी है। ठीक, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन करवा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पीवाईक्यू हम खुद कर लेंगे। तो आप करोगे, जो भी बुक लाओगे उसमें नॉर्मल जो आंसर क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन आपको इस हिसाब से करना है। और जो करवा रहा हूं बेस्ट करवाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। फिर बात करते हैं अपन जो है ग्रीस की। ग्रीस की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें सबसे मेन है पिंडस श्रृंखला है। एक और है माउंट ओलिम्पस। इसको जो है देवताओं का पर्वत कहा जाता है। बहुत सारी कहानियां फिल्मों में इसका जिक्र है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो माउंट ओलिम्पस जो है वो कहां पर है? ग्रीस में। इसके अलावा ग्रीस में एक और ध्यान में रखना हुआ है रोडोपे। क्या? रोडोपे। ये ग्रीस के जो है पर्वत श्रृंखला है। बात फ्रांस की करें तो फ्रांस में जो है, फ्रांस जर्मनी की सीमा पर है। आल्प्स पर्वत ज्यादातर भाग इसका फ्रांस में, लेकिन फ्रांस और जर्मनी दोनों की बॉर्डर पर है ये। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पायरेनीज, कौन सा? पायरेनीज। ये आपका फ्रांस और स्पेन दोनों में काउंट होता है। फ्रांस और स्पेन दोनों में काउंट होता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे मेन जो सिर्फ फ्रांस के अंदर है वो आपका मैसिफ सेंट्रल जो है आपका, ये कहां पर है? फ्रांस में है। इसके अलावा एक और फ्रांस में ध्यान में रख सकते हो, वोस गैस। अब इतने कैसे याद रहेंगे? तो देखो याद आपको थोड़े छोटे मोटे रखने ही पड़ेंगे, कैसे न कैसे ट्रिक से याद होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो है रटने से याद हो जाती है, या सारी चीजें को समझना जरूरी होता है। हर चीज का अलग होता है। कुछ रटने से याद होती है, कुछ समझने से, और कुछ ट्रिक जोड़ी जाती है कि अल्फाबेट के ऑर्डर में या कुछ भी करके जो है जोड़ी जाती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कितनी है? तो ये चीज मैं आपको बता चुका। आपको कुछ भी नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखने ला। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, व्यापारिक पवन का जाए, पछुआ पवन का जाए, ध्रुवीय पवन का जाए, कोई भी आ जाए, आपको गोला बनाना है। बीच में एक लाइन खींच दी। ठीक है। फिर ऊपर की तरफ 1 2, कितनी? 1 2 और छोटी सी तीसरी लाइन। नीचे भी 1 2 और छोटी सी तीसरी लाइन। अब आपको ऐसे कर देना है, ऊपर सी के हिसाब से बना दो। सी ये बना दो। क्या बना दो? बस 2 ही लाइन बना दो, सी के हिसाब से बना दो। यहां तक ऐसे, फिर ऐसे। फिर ऊपर जो है इनको आपस में मिला दो, इन दोनों को आपस में मिला दो। ठीक है। और इन नीचे वाली दोनों को आपस में मिला दो। बस इतना करना है। ये दोनों तो होती है व्यापारिक पवने, व्यापारिक है। और इन जो ये दोनों होती है पछुआ, और जो आपकी ऊपर वाली होती है ये होती है ध्रुवीय पवने। पछुआ पवनों की पूछी है तो उत्तरी गोलार्ध में देखो नीचे कौन सी दिशा होती है? नीचे दक्षिण होती है, ऊपर उत्तर होती है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। ठीक है। अब पछुआ पवने ये रही, तो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने कहां? दक्षिण पश्चिम से जा रही है। कहां से जा रही है? दक्षिण पश्चिम से। किसकी ओर? उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध की अपन बात करें तो ये रही पछुआ पवने, और पछुआ पवने ऊपर से यानी उत्तर पश्चिम से आ रही है और दक्षिण पूर्व में जा रही है। तो उत्तर पश्चिम से आ रही है, दक्षिण पूर्व में जा रही है। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, ये उस समय करंट का क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको ट्रिप्स कहते हैं, के भाग हैं? तो ट्रिप्स के टोटल 7 भाग और 3 स्तंभ हैं। 7 भाग और 3 स्तंभ है। और ये आपका जो है कि वर्ल्ड जो आपका व्यापार, या हम कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन द्वारा 1995 में ये स्टार्ट किया गया था, व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसमें ये चारों हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, भौगोलिक निर्देशन, 4 हो गए। टोटल मैंने 8 बताए। तो 5वां कौन सा है? तो 5वां ध्यान में रख लेना, औद्योगिक डिजाइन। ठीक है, 5वां। छठे के अंदर आपका व्यापार रहस्य। और 7वां जो आपका हुआ है एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन। ये 7 जो है डिजाइन, ये 7 आपके क्या हो गए? इसके भाग हो गए। 3 स्तंभ कौन से इसके? तो 3 स्तंभ को भी याद अच्छे से रख सकते हो आप। तो 3 स्तंभ में सबसे पहला है मानक, दूसरा है आपका परिवर्तन, और तीसरा आपका विवाद समाधान। बस हो गया। 3 स्तंभ याद रखना है। 1995 में WTO द्वारा चलाया गया ट्रिप्स, और जो है 4 तो पहले आ चुके, 3 ये याद रख सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो यहां पर सभी के सभी क्या थे? सही थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2025 की, अब 24 का था, 26 मान सकते हो, के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वर्तमान में भी सेम ही जो है क्या है आपका लाइनअप है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो सबसे ऊपर अपना है भारत, महान है, किसी चीज में तो आगे होना चाहिए, तो जनसंख्या इन्होंने चुनी है। 2 नंबर पर है चीन। ठीक है, इतना आपको ध्यान में हो गया। 3 नंबर है USA। ठीक है, 4 नंबर आपका इंडोनेशिया, और 5 नंबर पाकिस्तान है। नाइजीरिया इसमें शामिल नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे। COP 29 इसको काट दो, क्योंकि अब हो चुका है COP 30। उसके बारे में मैं बता देता हूं। देखो फायदा हो रहा है ना, PYQ नहीं है ये, PYQ अलग चीज हो जाती है। मैं आपको PYQ के बेस पर क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो COP 30 का आयोजन हुआ नवंबर 2025 में, क्योंकि एग्जाम सितंबर में हो गया था, तो उनको पता नहीं था कि नवंबर 2025 में हो जाएगा। ठीक है, तो नवंबर 2025 में हुआ था। सबसे पहले हुआ आप कहां पर? ये तो ये आपका बेलेम में हुआ। बेलेम है ब्राजील में। ठीक है, अब जो है यहां पर क्या बोला था कि विकासशील देशों के वित्त पोषण में कितनी वृद्धि की गई, ये इसका था। वैसे जो है इसका उत्तर मैं बता दूं, इसका 3 गुना था। कितना? 3 गुना। लेकिन अब जो आपका COP 30 है, इसमें क्या किया गया? सबसे पहले तो इसमें 193 देश शामिल हुए, ये ध्यान रख सकते हो आप। वैसे पूछते नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान हो जाए। अब जो है इसमें कुछ जो है चीजें याद रखनी है। सबसे पहले जो विकासशील देश, सेम इस क्वेश्चन के बेस पर बता दूं, देश है, उनको 2035 तक उनके लिए प्रति वर्ष, अब ध्यान में रख लेना, 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष का लक्ष्य हासिल करना, यानी इतनी मदद उनको दी जाए। ठीक है, दूसरा जो है जीवाश्म ईंधनों में कमी। ठीक है, 1.5 डिग्री तक जो है डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, मतलब तापमान बढ़ाने का लक्ष्य है। मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस ही वैश्विक तापमान बढ़े या उससे कम बढ़े, इसलिए जीवाश्म ईंधनों में कमी करना। और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 2030 तक आधा करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वित्त पोषण का ध्यान रखना है। एक चीज जो ध्यान रख सकते हो आप, वो रखनी है, भारत ने इसमें क्या किया? तो भारत ने जो है एक टर्म याद रख लेना, जलवायु न्याय, ये एक टर्म याद रख लेना, इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप, जिसको सिसो पैटर्न कहते हैं, क्या कहलाता है? तो ये वोकर परिसंचरण कहलाता है। कोटेश्वरम सिद्धांत कौन सा है? ये भारतीय मानसून का सिद्धांत है। भारतीय मानसून का ये कहता है, भारतीय मानसून को कौन आकर्षित करता है? तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार का उच्च वायुदाब। ठीक है, तिब्बत के पठार का जो है आपका उच्च वायुदाब जो है ये क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, बाकी जो आपकी हेडले सेल है, ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर। ये चीजें अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां उत्तर हो जाएगा वॉकर सेल। क्वेश्चन नंबर 34।
दामोदर नदी द्वारा अपवाहित कौन सा पठार है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। अब बचे हुए ऑप्शन देख लेते हैं आप। शिलोंग का पठार, शिलोंग के पठार में वैसे कोई जो है मेन नदी नहीं है, तो आपको ध्यान में नहीं रखना है। फिर बात करें आपका दंडकारण्य का पठार, तो ये महानदी और गोदावरी इन दो से अपवाहित है, गोदावरी। ठीक है। बघेलखंड का पठार किन से अपवाहित है? तो इसकी प्रमुख नदी है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। तो दामोदर की छोटा नागपुर का पठार। शिलोंग में जो है, शिलोंग का जो पठार है, इसमें जो ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते अपन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इधर द्वीप इधर चोटी है, सुमेलित करना है। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान जो है यहाँ सैडल पीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट याद ही रखो आप। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक। दक्षिणी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ग्रेट निकोबार की। किसकी बात करते हैं? ग्रेट निकोबार में माउंट थुइलर है। ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं मध्य अंडमान की, और मध्य अंडमान में माउंट डियावोलो। अब इनको आप कैसे याद रखो? उत्तरी अंडमान सैडल पीक सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर एक जो माउंट थुल्लर है, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है, ये ग्रेट निकोबार में है। माउंट डियावोलो है, वो मध्य अंडमान में है। वैसे जो है आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, देखो कई बार जो होता है ना, वो एक मान लो ये क्वेश्चन हो गया, एक ट्रिक बता देता हूं, आपको नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन हो गया और आपको नहीं आ रहा, फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप ऑप्शन स्टार्ट करो इस साइड से, जहां डबल दिखे उनको गोला बना दो। ये रहा, इसमें एक डबल दिख रहा है, इसमें कोई भी डबल नहीं दिख रहा, इसमें ये डबल दिख रहा है, और इसमें ये डबल दिख रहा है। डबल का मतलब एक ऑप्शन कितनी बार दिख रहा है। ठीक है। उस पर जो है आपको देखना है सबसे पहले। अगर आपको पता चल रहा हो कि कहीं पर उत्तर हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर आपको जो है कम से कम 2 आने जरूरी है, तब आपका जो है उत्तर होने के सही होने के चांस बनते हैं। ठीक है। ये थ्योरम कई बार लागू होती है, लेकिन इसमें अपन पहली थ्योरम पर जाते हैं। लेकिन पहली थ्योरम क्या सही हो रही है? ए का 3, ठीक है, बी का क्या है? बी का 2 है, तो बी का 2 यहां पर नहीं है, बी का क्या है? 1 है, तो यहां पर उत्तर ऑप्शन 2 है। ठीक है। कई बार ये थ्योरम काम करती है, तो उसको भी आप देख लें, लेकिन थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखो ये क्वेश्चन होता है स्किप करने वाला। स्किप करने वाला क्यों? क्योंकि लगभग किसी को नहीं आता, लेकिन यही क्वेश्चन आपका फायदा कहां करता है कि अगर आपने ये सही कर दिया ना, तो आप लाखों स्टूडेंट से आगे होंगे। ठीक है। आप क्या होंगे? हजारों लाखों स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे अगर ये सही कर दिया। अब यहां पर क्या है कि जो तेल शोधनशालाएं है ना, उनको जो है अवस्थित करना है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। इसका उत्तर मैं बता देता हूं पहले। ये पहली बात तो देखो यहां पर इजी कब हो जाता है ये कि जब सारी अलग अलग राज्य की होती है, लेकिन ये सारी की सारी असम की है, चारों असम की है, ये चारों की चारों किसकी है? असम राज्य की। अब असम में कौन कहां है ये किसको पता? तो यहां पर असम वालों को ही पता हो सकता है। इसका उत्तर जो आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ये। सबसे पहले आएगी ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, फिर आपकी सी 3 नंबर पर आएगी, और बी 4 नंबर पर आएगी। ठीक है। मैं बता रहा हूं ये स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर ये आपने कर दिया ना, तो फिर आप बहुतों से आगे हो। तो इसके लिए मैं आपको लिए लेकर आऊं ये मैप। ठीक है। अब देखो ये रही सारी असम में है, तो सबसे पहले कौन सी थी? डिगबोई। ये देखो सबसे पूर्व में ये रही डिगबोई, पूर्व दिशा इस साइड है। इसके बाद में डिगबोई के बाद में आपकी नुमालीगढ़, ये देखो ये यहाँ पर है नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ के बाद में आपकी गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी कहाँ पर है? तो गुवाहाटी इसमें जो है वैसे दी हुई नहीं है, ये जो नुन्नुमती है ये गुवाहाटी के अंदर ही है। ठीक है। फिर आपकी आती है बोंगाई गांव, ये रहा बोंगाई गांव है ना। इस नुन्नुमती है ये आपकी कहाँ है? उस साइड से ही है। अब क्वेश्चन यहाँ दूसरा कहां से बन सकता है? इससे। एक तो यहां बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन तमिलनाडु की है। एक आपका दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है यहां पर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार ये होने वाला है, इसको रट लो, आ गया तो ठीक है, वरना स्किप वाला क्वेश्चन होता है। उत्तर से दक्षिण ध्यान में रख लेना, ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर चेन्नई है, फिर नारीमनम, फिर आपका कुडाडोलोर, फिर नागपट्टिनम। इसको आप कैसे याद रखो वो आपकी है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो CN-KN। ठीक है। CN-KN, लेकिन KN में ध्यान में रख लेना पहले नारी आई और फिर नाग आया, पहले नारी आई फिर नाग आया। इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानते हुए आप नोट कर लेना एक जगह। उत्तर से दक्षिण का क्रम है, दक्षिण से उत्तर उल्टा हो जाएगा इसका। एक यहां से बनता है, एक यहां से कोयली है, हालांकि ये गुजरात में, ट्राम्बे ऊपर है और देवगढ़ नीचे, ये ध्यान रख लेना। और यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन बनेंगे तो अलग अलग राज्यों से बनेंगे, और अलग अलग राज्यों में आपको पता हो जाएगा कौन सा राज्य कहां पर है। लेकिन मेन दिक्कत यहां पर आती है ये। ठीक है। एक ये वाला याद रख सकते हो आप कि मंजेश्वर, फिर आपका जो है अंबाला मुगर, फिर कोच्चि। तो कोच्चि सबसे नीचे है और मंजेश्वर और जो अंबालापुर है वो ऊपर है।
तो इसको आप कैसे भी याद रख सकते हो, MAC मैक याद रख सकते हो या MAK याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में, तो ये 2-3 चीजें ना, ये तीनों याद कर लेना आप, खास करके सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसी को मानूंगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भू जोतों के उप विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? तो इसमें जो है सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी कार्यक्रम, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, ये तो जो है बहुत फेमस भी रहा हुआ है, और ये जो है ग्रामीण विकास के लिए था। किसके लिए? ग्रामीण विकास से संबंधित, ठीक है। भूजोतों का विविधीकरण, तो इसमें फसल विविधीकरण की बात है, अलग अलग समय में क्या क्या करना है, तो ये जो है उससे संबंधित है। और मध्यस्थों की समाप्ति, मतलब जो भी आपके कृषि ऋण वगैरह उसमें जो बिचौलिए होते हैं उनकी समाप्ति, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38वां क्वेश्चन मैं आपको कलाम टेस्ट सीरीज में बहुत बार करवा चुका हूं, वापस देख लो कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते? तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद आपको रखना है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर जो है 39, ये आपका पुराना जो है अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपका इधर उत्पाद और विश्व में कुल स्थान जो है उसका जो है, सबसे पहले अपन बात करें कपास, रेशम, मानव निर्मित रेशा, ये हालांकि थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन लगभग यही है। तो ये इसमें भारत का जो है सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल में जो है कौन सा स्थान है भारत का? तो फार्मास्यूटिकल में 3rd पोजीशन पर है भारत, ठीक है। दूध में कौन से नंबर पर है भारत? तो दूध में 1st नंबर पर है भारत। मास में जो है इस समय 8वें पर था, वर्तमान में शायद 4th पर है। वर्तमान में कौन से पर है? 4थे स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलते क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? तो ये क्वेश्चन 2024-25 से और 2024-25 से फर्स्ट ग्रेड में आए। सेकंड ग्रेड में अब थोड़ा कह नहीं सकते कहां से आएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम 1 महीने पहले हुए हैं, उनमें तो 24-25 आया है, तो ये सितंबर वाले में भी 24-25 आया, तो अब क्या आता है क्या पता, लेकिन ये थोड़ा अपने याद रख सकते हैं। इसमें 1.8% आएगा 2024-25 के अनुसार, 2022 की बात हो रही है, ठीक है। फिर आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1919, अब आप बोलोगे ये तो हट गया, हटा नहीं है, ये संवैधानिक विकास में मर्ज हो गया है, ठीक है। इनमें जो है सही संबंध बताना है, सही कथन बताना है अपने को। सबसे पहली बात तो कि ये माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स माउंटेन्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया, जो क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और जो है वायसराय थे। वायसराय तो चेम्सफोर्ड थे और एडविन चार्ल्स माउंटेन्यू क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे, क्योंकि लॉर्ड लग गया मतलब वायसराय थे ये, ठीक है। फिर अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार किया, बिल्कुल अस्वीकार किया। किसने किया? और मुस्लिम लीग का ध्यान में रख लेना, मुस्लिम लीग ने इसको आंशिक स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने आंशिक स्वीकार किया, इसको आंशिक स्वीकार किया, ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार कर दिया, तो ये गलत है। ये बात महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था, क्रिप्स मिशन जो आया था उसके लिए कही थी, क्रिप्स मिशन के लिए कही थी। इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या कहा? 1919 अधिनियम के लिए महात्मा गांधी ने अलग बात कही। इन्होंने कहा यह निराशाजनक है, निराशाजनक, ठीक है, असंतोषजनक और अधूरा है, यह बात कही थी 1919 के लिए। क्रिप्स प्रस्ताव के लिए यह बात कही थी, इंग्लैंड का प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार करने के अयोग्य। फिर दस्तावेज के उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था, जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था, और इसी के लिए जो साइमन कमीशन आया था, क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। तो यह बात बिल्कुल सही है, तो ABD सही है इसमें, तो ABD उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बाकी ये चीज देख लेना कौन से ने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 43 से आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। व्यापार साझेदार का मतलब सिर्फ निर्यात आयात से नहीं, दोनों से होता है, तो यहाँ पर अमेरिका उत्तर हो जाएगा। अभी भी इसका उत्तर यही है। एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है, तो ये गणराज्य को क्या करता है? इंगित करता है। किसको? गणराज्य को। क्वेश्चन नंबर 45 ये सीधे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया? तो 24वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो आपके संविधान संशोधन अगर कोई विधेयक पास होता है तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, वो वापस से नहीं भेज सकता। और इसी के अनुसार जो है अनुच्छेद 13 में बदलाव हुआ था, अनुच्छेद 13 में बदलाव किया गया था, यह ध्यान रखना है। फिर इसमें क्या बोला था कि मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हैं, मौलिक अधिकार है संशोधन योग्य, बाद में जो है इसको चेंज कर दिया था संशोधन योग्य, और इसी के बेस पर जो है ना
आपके मौलिक अधिकारों में भी फिर संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, 78 में, फिर 78 में सब कुछ वापस बंद कर दिया था। तो मौलिक अधिकारों के संशोधन योग्य की बात भी यही कहता है। संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य, यह भी यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 46, ये कल ही करवाया था मैंने, कल मतलब परसों। प्रांतों के सही समूह की पहचान कीजिए जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान था। तो टोटल 11 प्रांत थे, उसमें से 6 में क्या था, द्विसदन था। 6 में क्या था, 6 प्रांतों में द्विसदन विधानमंडल था। इसमें 3 तो बी वाले थे, बॉम्बे, बंगाल और बिहार, और 3 थे आपके और मद्रास, ठीक है, संयुक्त प्रांत, और एक जो है आपका असम। अब देखो इतना जीके मैंने पढ़ा दिया कि बाई चांस मैं भी एग्जाम देने जाऊं तो मेरा भी पास हो जाए बिना पढ़े, तो आपका तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है। आपके दिमाग में बस डर हो सकता है कि जीके पास नहीं होगा, जीके तो आराम से पास होता है। अगर किसी का नहीं हो रहा तो वो डर को निकालो पहले आप, फिर अच्छे से कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 47, 42वां जो संविधान संशोधन 1976 था, उसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतर स्थापित किए गए। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको करवाया है, वापस बता दूं मैं कि कौन कौन से जो आपके 42वें जो संविधान संशोधन 1976 है उसके द्वारा जुड़े। तो 39 के जो आपका समान विधिक अधिकार से संबंधित है और राज्य जो विधिक आयोग है उसी के द्वारा स्थापित है, और फिर आपका 48 के जो पर्यावरण पशुपालन से संबंधित है। तो यहाँ फर्स्ट और 4 हो जाएगा ऑप्शन 1। 43 ख, कौन सा, 43 ख, ये आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जुड़ा जो सहकारी समिति से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है, इसका कोई उल्लेख है नहीं। तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक, जो धन विधेयक नहीं है, को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। तो गैर जो धन विधेयक है उसको वापस जो है लौटाने का जो है पुनर्विचार के लिए जो राष्ट्रपति को अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। तो अनुच्छेद 111 देता है, अनुच्छेद 111 देता है। अनुच्छेद 107 में जो है संसद में विधेयक पेश करने की, एक मिनट, संसद में विधेयक पेश करने की प्रक्रिया है, ठीक है। अनुच्छेद 109 में क्या है, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, धन विधेयक पेश करने की प्रक्रिया, पेश करने की प्रक्रिया। और धन विधेयक पेश करने के मैं बता दूं ये लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में पहले पेश होता है, पहले, ठीक है। सीधा राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते धन विधेयक, एक जो है मंत्री करेगा, इसको क्या करेगा, मंत्री ही पेश करेगा, कोई संसद या कोई सदस्य नहीं कर सकता, ठीक है। और जो है 14 दिन जो है राज्यसभा होल्ड कर सकती है, राज्यसभा 14 दिन के लिए राज्यसभा क्या कर सकती है, इसको लंबित रख सकती है, लंबित, बाद में इसको स्वतः पारित मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 110 क्या कहता है, अनुच्छेद 110 जो है उसमें धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 111 क्या कहता है, गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्हें इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान करना था। तो ये बात आपकी जो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में कही, किसमें, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान जो आपका राज्यवाद है इसमें। एक आपका जो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये नजरबंदी कानून से संबंधित है, नजरबंदी कानून, बस इसको ऐसा शॉर्ट में याद रख लो, काल ने नजरबंदी नाम आ जाए तो डायरेक्ट टिका देना है। फिर आपका जो है एक और ध्यान में रखना है वो कि जो आपका शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्यवाद है, ये संवैधानिक जो आपका संशोधन है उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत जो संवैधानिक संशोधन है, संवैधानिक संशोधन कानून नहीं माने जाएगा, संशोधन कानून नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ध्यान में रखना है मौलिक अधिकारों के संशोधन शक्ति के दायरे के बाहर का सिस्टम जो है वो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इसका कहना है कि जो है संशोधन कर सकते हो आप मौलिक अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये राजनीतिक दल से आपके सिलेबस से हट चुका है। फिर आपका है सुमेलित नहीं है, इधर उप प्रधानमंत्री इधर प्रधानमंत्री है, बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू के काल में थे, बिल्कुल। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के काल में थे, बिल्कुल थे, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के काल में थे।
चौधरी देवीलाल चरण सिंह, ये असुमेलित है, अभी पूरा बताऊंगा मैं आपको। और चरण सिंह जो है वो प्रधानमंत्री भी रहे थे, उप प्रधानमंत्री भी। और ये मोरारजी देसाई, बिल्कुल, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों रहे थे। तो चरण सिंह प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों रहे थे। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। मोरारजी देसाई ये खुद इंदिरा गांधी जो है इनके साथ में वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये जब पीएम थे तो आपके इनके अंतर्गत 2 वाइस जो है कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर या उप प्रधानमंत्री थे, जिसमें एक तो चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे आपके जगजीवन राम। ठीक है, ये दोनों क्या थे? उप प्रधानमंत्री, उप पीएम लिख देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, फिर एक ध्यान में रखना आपको जो है चरण सिंह खुद क्या थे? पीएम। और उप प्रधानमंत्री कौन थे इसके? जो ये गलत हुआ ना अपना चरण सिंह और चौधरी देवीलाल, तो इसका जो गलत होने का कारण है कि जो चौधरी चरण सिंह थे उनके काल में कौन था आपका? इनके काल में उप प्रधानमंत्री यशवंत राव चौहान थे उप प्रधानमंत्री, उप पीएम लिख देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी? चौधरी देवीलाल की, क्योंकि ये जो है ये किसके काल में थे? तो चौधरी देवीलाल जो है आपके चौधरी देवीलाल ये आपके उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री 2 पीएम के काल में रहे थे। ये कौन कौन से? वीपी सिंह और चंद्रशेखर, ये दोनों पीएम थे उस समय, अलग अलग समय। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो है किसकी? देवीलाल की होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं सबसे लास्ट वाले लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी के काल में रहे थे। अब यहाँ से कुछ चीजें जो सीखने योग्य है वो मैं बता दूं। सबसे पहली बात तो कि पीएम प्लस उप प्रधानमंत्री दोनों रहने वाले 2 ही आदमी है ऐसे। एक तो कौन? एक तो चरण सिंह। ठीक है, एक तो कौन है? चरण सिंह, और दूसरे मोरारजी देसाई। ये दोनों ऐसे हैं जो मतलब पीएम और जो है आपके उप प्रधानमंत्री दोनों रहे। दूसरी बात है कि सबसे पहले कौन? देश के प्रथम मान सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद में कोई नहीं बना। ठीक है, दूसरी बात है कि मोरारजी देसाई के काल में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। और इसका उल्टा करें कि चौधरी देवीलाल है वो 2 पीएम के अंतर्गत उप प्रधानमंत्री रहे थे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में की विदेश नीति के गुणनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। विश्व मामलों के प्रति तटस्थता जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता है, विदेश नीति में स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर है, बिल्कुल। एक आपका परस्पर अनाक्रमण है। ठीक है, इसके अलावा जो ध्यान रखना समानता व पारस्परिक लाभ। ठीक है, ये आपके क्या हैं? इसके मुख्य हैं। फिर 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया, भारत श्रीलंका के बीच में। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लिखित है? तो वो है कच्चा थीवू द्वीप। ठीक है, ये पहली बात मैं बता दूं, जो आपके भारत की पीएम कौन थी इस समय? भारतीय पीएम इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और जो आपके श्रीलंका पीएम थे, श्रीलंकन पीएम जो आपके थे, उनका नाम भी आप याद रख सकते हो, कल को थोड़े और जो पूछ रहे हैं तो ये आपके थे श्रीमा भंडार नाइके, ठीक है। अब जो है यह 1974 में हुआ और कच्चा थीवू जो द्वीप है इसका नाम उल्लेखित है। और 285 जो निर्जन द्वीप है, निर्जन द्वीप का मतलब हो गया कि जिन पर जनता नहीं रहती, वो श्रीलंका का हिस्सा माना था, इन्होंने श्रीलंका का हिस्सा बताया गया था, ठीक है। लेकिन इस पर भारतीय जो मछुआरे हैं वो बिना जो है पासपोर्ट के जा सकते हैं, ये भी जो है समझौता हुआ था। ये फीकी इंडिया दबाव समूह से संबंधित है, जो अपने हट चुका टॉपिक है। फिर आपका इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी जो है सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं, वैसे संयुक्त राष्ट्र का है ये, यूएनओ का, ये भी अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जवाहरलाल जो है नेहरू उत्तर हो जाएगा। फिर आपका ये सही है, विश्व व्यापार संगठन ने जो है दोहा दौर की वार्ता के जुलाई 2026 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया था। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, क्योंकि इनको कोई शामिल करता ही नहीं है। तो इसमें जो 1 नंबर केन्या, न्यूजीलैंड
और कनाडा, 3 हो गए। कनाडा, केन्या कैसे, न्यूजीलैंड नए से, तो एक नए से और कर देते हैं, नॉर्वे, ठीक है। फिर एक आपकी इसमें चिल्ली है और एक इंडोनेशिया है, ये 6 थे इसमें, ये आप ध्यान रख सकते हो। इंडोनेशिया, देखो इसमें भारत नहीं है, फिर भी आ गया ना क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका काम का नहीं है क्योंकि ये ब्रिक्स सम्मेलन उस समय हुआ था, करंट में वो है। बाकी अब जो है अपन साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।